डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एडवांस डीप लर्निंग टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसमें कीरास की फंक्शनल एपीआई को हम पढ़ेंगे कि कीरास की फंक्शनल एपीआई को यूज़ करते हुए ग्राफ लाइक मॉडल्स बना सकते हैं जिसमें हम जो है एक लेयर को जो है कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पाइथन के फंक्शन हो सकते हैं। कीरास के अंदर जो है कॉलबैक्स क्या होते हैं हम उसको देखेंगे। सर टेंसर फंक्शनल बोर्ड, एपीआई को सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, फंक्शनल एपीआई आप इजी वर्ड्स में समझा दें प्लीज। जी अभी हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। अभी हम फंक्शनल एपीआई को देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा है वो सीक्वेंशियल एपीआई है। कीरास के अंदर दो तरह की एपीआई होती हैं, सीक्वेंशियल एपीआई और फंक्शनल एपीआई। तो हम जो है सीक्वेंशियल एपीआई को देख चुके हैं। फंक्शनल एपीआई जो है उसकी मदद से आप एडवांस किस्म के मॉडल बना सकते हैं। इसी तरीके से कॉलबैक्स क्या होता है अभी हम देखेंगे, और कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन, रेसिडुअल कनेक्शंस, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल एनसैम्बलिंग, इसको हम देखेंगे। तो कीरास के अंदर जैसे मैंने बताया जनाब, दो तरह की एपीआई होती हैं, एक होती है सीक्वेंशियल एपीआई, एक होती है फंक्शनल एपीआई। सीक्वेंशियल एपीआई में हम क्या करते हैं, नेटवर्क जो है एक सीक्वेंस में उसके अंदर लेयर्स लगी होती हैं। हमने ऐसे ही किया ना अभी तक, हमने डेंस लगाया, उसके बाद एक और डेंस लगाया, उसके बाद एक और डेंस लगाया, या हमने जो है कन्वोल्यूशनल लेयर लगा दी, हमने जो है उसके बाद मैक्स पूलिंग की लेयर लगा दी, उसके बाद जो है हमने फिर डेंस लगा दी, हमने ड्रॉप आउट लगा दिया। ये तरतीब से एक के बाद एक लग रही थी, लेकिन ऐसा होता अमूमन नहीं है। हम इतने सिंपल मॉडल जो है एडवांस कामों के लिए नहीं बनाते। ऐसे बहुत सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें जो है बहुत सारे इनपुट्स, कई तरह के इंडिपेंडेंट इनपुट्स पे काम करना पड़ता है। कई बार औकात हमारे पास कई आउटपुट्स होते हैं। नेटवर्क में ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग क्या होती है अभी हम देखते हैं। तो ये तो हमारी सीक्वेंशियल एपीआई के थ्रू अगर मॉडल बना रहे एक के बाद एक लगा हुआ, लेकिन हमारे पास ऐसे मॉडल्स भी हो सकते हैं, इस तरह के मॉडल्स भी हो सकते हैं, तीन तरह के इनपुट आ रहे हो और उसके बाद जो है वो जोड़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक लेयर जो है वो अगली लेयर से कनेक्टेड हो और उसके बाद जो है दो लेयर आगे से भी कनेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो नेटवर्क जो है वो एक सिंपल लीनियर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि उसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ग्राफ भी बन सकता है। ग्राफ हमने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ा है, आप लोगों के पास वीडियो मौजूद है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में ग्राफ को मैंने पढ़ाया है, उसको देखें आप। तो ग्राफ में नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से किसी भी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। एक नोड किसी भी नोड से कनेक्ट हो सकती है, तो ग्राफ हो सकता है। आपके पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है मॉडल का। मॉडल जो है बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का शेप रख सकता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास मल्टी मॉडल इनपुट्स होते हैं। मल्टी मॉडल इनपुट से मुराद ये है आपके पास कई तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है जनाब। मिसाल के तौर पर आप जो है एक डीप लर्निंग मॉडल बना रहे हैं जिसमें जो है आप किसी सेकंड हैंड कपड़े के कीमत का तयन करना चाह रहे हैं। मशीन को कह रहे हैं प्रेडिक्शन करो कि इस कपड़े की कीमत क्या होगी। अब उसकी कीमत की प्रोडिक्शन के लिए आप जो है उसका ब्रांड लेंगे, उसकी एज लेंगे, ये दो चीज़ें तो लेंगे, ठीक है। ये तो आपके पास सिंपल डेटा है। हो सकता है उसके साथ आप कपड़े की इमेज भी, कपड़े की पिक्चर भी दे रहे हो। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है सीक्वेंशियल एपीआई में, हम जो इनपुट देते हैं वो तो एक ही इनपुट जा सकता है, जिसमें एरे जा सकती है बिल्कुल, लेकिन एरे जो है एक तरह का डेटा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जो कि टेक्स्ट के अंदर है, ऐसा डेटा है जो कि इमेज के अंदर है, ऐसा डेटा है जो न्यूमेरिकल है, कई तरह का डेटा है, तो अब हम क्या करें। अब हम नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकते, हमें सीक्वेंशियल एपीआई इस्तेमाल करनी, फंक्शनल एपीआई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सिर्फ टेक्सचुअल डेटा हो, मेटा डेटा, यानी आपके कपड़े के बारे में इंफॉर्मेशन है,
आप उसको वन हॉट इंपोर्ट करके जो है प्रेडिक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अगर इमेज डेटा है आप जो है उसको 2D कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क से करा सकते हैं, और अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको मिला के कैसे यूज़ करेंगे? एक तरीका तो ये हो सकता है हम 3 अलग अलग क्लासिफायर बनाएं और तीनों को अलग अलग ट्रेन कराएं, तीनों से आउटपुट निकालें, फिर उसको मर्ज कर लें, ठीक है, एवरेज कर लें उनकी प्रोडिक्शन को। एक तरीका तो ये हो सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम एक ही मॉडल बनाएं और जॉइंटली लर्निंग हो, यानी तीनों फीचर जो है इस्तेमाल हो रहे हो लर्निंग में एक साथ, बजाय इसके इनको अलग अलग लर्निंग कराओगे तो अलग अलग तो लर्निंग हो जाएगी, लेकिन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें पता नहीं चल पाएगा। अगर हम एक ऐसा मॉडल बनाए जो तीनों की इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्शन कराए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें जो है हम मेटा डेटा भी ले कुछ, ठीक है, उसको डेंस से गुजारें, टेक्स्ट है तो हम जो है RNN से गुजारें, और पिक्चर आ रही है तो कॉन्नेट से गुजारें, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है मेटा डेटा से मुराद ये है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कपड़े के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ये कैटेगोरिकल डेटा है मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये कपड़ा जो है कितना पुराना है, बहुत पुराना है या थोड़ा सा पुराना है या नया है, ठीक है। कपड़े का ब्रांड कौन सा है, गुल अहमद है, 4-5 कैटेगरीज है, कैटेगोरिकल डेटा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका जहाँ पे जो है हमें फंक्शनल API की ज़रूरत महसूस हो रही है, जहाँ पर हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें कई तरह का इनपुट आ रहा है। तो ऐसे डेटा को हमने जो है प्रेडिक्शन करने के लिए हमें जो है फंक्शनल API की ज़रूरत महसूस हो। एक और सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहाँ पे मल्टी मॉडल आउटपुट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जो है एक नॉवेल जो है उसका टेक्स्ट मिल रहा है, एक किताब है उसका टेक्स्ट मिल रहा है। आप उस किताब को देख के जो है बहुत सारी चीज़ों की प्रेडिक्शन करनी है आपने ये बताना है कि ये किताब कब लिखी गई, ठीक है। आपने ये बताना है ये किताब का मौजू क्या है, रोमांस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, इस किताब का मौजू क्या है, जेनरे क्या है इस किताब का। तो एक तरीका तो ये है कि आप 2 मॉडल अलग अलग ट्रेन करें, एक बताए कि किताब का मौजू या जेनरे क्या है और दूसरा बताए किताब कब लिखी गई। बात वही आती है फिर, अगर आप अलग अलग ट्रेन करेंगे तो जॉइंट लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि ये एट्रीब्यूट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक बेहतर मॉडल क्या होगा, आप इनको कंबाइन करके एक साथ इस्तेमाल करें। एक जॉइंट मॉडल जो है उसमें 2 आउटपुट होंगे, ठीक है। और अगर किसी नॉवेल का जेनरे हमें पता हो कि किस टाइप का नॉवेल है तो हमें ये हेल्प मिल सकती है कि उसकी डेट क्या है जब वो लिखा गया। ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे ना, ये इनको अलग अलग ट्रेन करने में हमें जॉइंट लर्निंग नहीं कर पाएंगे हम। जॉइंट लर्निंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को कंबाइन करके लर्निंग करानी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा मॉडल, पहले हमने टेक्स्ट प्रोसेसिंग कराया LSTM या RNN यूज़ करके, और उसके बाद जो है हमने जॉइंट एक बनाया, हमने जेनरे की क्लासिफिकेशन के लिए डेंस लगाया और एक डेट बताने के लिए रिग्रेशन लगाया, ठीक है। तो अब ये देखें हम एक ही प्रॉब्लम में 2 सब प्रॉब्लम्स हैं, एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है और एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। दोनों को हमने जो है एक ही मॉडल के ज़रिए क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 सिनेरियोज हो गए जहाँ पे हमने देखा, जहाँ पे मल्टीपल इनपुट चाहिए हो और मल्टीपल आउटपुट चाहिए हो,
तो दोनों सिनेरियो में हमें जो है फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं जनाब। चलिए आगे चलते हैं। नॉन लीनियर नेटवर्क आर्किटेक्चर, बाद औक़ात जो है हम नॉन लीनियर नेटवर्क आर्किटेक्चर भी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा नेटवर्क जो है एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। ठीक है, आप ऐसा नेटवर्क बनाना चाह रहे होते हैं जो कि जिसमें सिंपल लीनियरली एक लेयर दूसरे लेयर से कनेक्ट ना हो, बल्कि हो एसाइक्लिक, हाँ एसाइक्लिक का मतलब है इसमें साइकिल नहीं होना चाहिए ना, लूप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आगे की लेयर जो है पीछे की लेयर से कनेक्ट हो जाए और फिर जो है वो आगे जा रहा हो, तो ये लूप बन जाएगा। लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये ग्राफ है, इसमें लूप नहीं है, सारी जो कनेक्शंस हैं वो आगे जा रहे हैं ना। अब एक कनेक्शन पीछे वापस आ जाता है तो ये साइकिल क्रिएट हो जाता है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो इस तरह का मॉडल बनाने की ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह का मॉडल हम क्यों बनाते हैं, हमें बाज़ औक़ात अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होती है ऐसा मॉडल बनाने के लिए। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आपको मिलेंगे जिसमें उन्होंने इनोवेटिव किस्म के आर्किटेक्चर्स बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम पढ़ चुके हैं, उसमें कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग वगैरह इस्तेमाल की जाती है। अब उसको बड़े इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल करके नए नए आर्किटेक्चर्स बने हैं। इमेज नेट कंपटीशन में पहले जो है आपका वीजीजी मॉडल था, उसने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वीजीजी मॉडल था, उसने कंपटीशन जीता था। उसके बाद जो है हमारे पास इंसेप्शन का मॉडल आया, उसके बाद जो है रेसनेट का मॉडल आया। अब ये कैसे काम करते हैं, इंसेप्शन जो है ये बड़ा ही इनोवेटिव किस्म का आर्किटेक्चर है, उसमें बहुत सारे इंसेप्शन ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये है आपके पास इंसेप्शन का एक ब्लॉक है। अब इसमें देखें, इसमें जो है उन्होंने बाज़ जगहों पे कॉन्वोल्यूशन 2D लगाया, 1 बाय 1 की कॉन्वोल्यूशन की। यहाँ पे जो है एक ही इनपुट के ऊपर कॉन्वोल्यूशन कई बार लगाया और कॉन्वोल्यूशन की तादाद मुख्तलिफ है, कॉन्वोल्यूशन के पैरामीटर्स मुख्तलिफ हैं। तो एक जगह पर उन्होंने स्ट्राइड 2 रख के कॉन्वोल्यूशन की है, 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन लगाई है। एक जगह पे उन्होंने 3 बाय 3 कॉन्वोल्यूशन लगाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है उन्होंने 3 बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की है। कॉन्वोल्यूशन का बुनियादी मकसद फीचर्स निकालने का है, लेकिन अब इन्होंने कन्वोल्यूशन कई तरह से लगाई है तो कई तरह के फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये इंसेप्शन में इस तरीके से करते हैं, पैरेलल में एक ही इनपुट के ऊपर कई तरह से कन्वोल्यूशन अप्लाई करें तो कई तरह के फीचर्स निकलेंगे। इनको आपस में कंकैटिनेट कर दें यानी जोड़ लें और फिर इनको इस्तेमाल कर लें आगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। कॉन्वोल्यूशन कई तरह से इस्तेमाल करें। अब ये देखें, एक ही इनपुट के ऊपर पैरेलल में कई काम करवा रहे हैं, ये हम सीक्वेंशियल के थ्रू नहीं करा सकते थे। सीक्वेंशियल में तो आगे आप एक ही लेयर लगा सकते थे, यहाँ पे इनपुट में उन्होंने एक जगह पे एक लेयर लगाई है, एक जगह पे 2 लेयर लगाई हैं, फिर एक जगह पे 2 लेयर लगाई हैं, फिर एक जगह पे 3 लेयर लगाई हैं और ये पैरेलल में लगाई हैं और उसको आगे जाके जोड़ा है। ठीक है, ये काम हम फंक्शनल एपीआई में कर सकते हैं, सीक्वेंशियल में ये काम नहीं हो सकता। रेजिडुअल कनेक्शंस, ये एक और ट्रेंड है मॉडल में, जो है रेजिडुअल कनेक्शंस लगाएं हम। जैसे मैंने आपको बताया, इमेज नेट कॉम्पिटिशन में बड़े बड़े इनोवेटिव किस्म के आर्किटेक्चर्स प्रपोज किए गए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के। इसी में से एक जो टेक्निक इस्तेमाल की गई उसको रेसनेट कहा जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये एक मॉडल आ रहा है ना, ये अपने आगे की लेयर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये जो कनेक्शन जा रहा है ये आगे चला गया, रेजिडुअल कनेक्शन, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मकसद वही है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए।
ये इन्होंने नए नए तरीक़ों से जो है मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च पेपर्स में उन्होंने नए नए आर्किटेक्चर्स प्रपोज किए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक लेयर जो है अपने आगे की 2 लेयर्स आगे 3 लेयर्स आगे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस लेयर के पास जो डेटा आ रहा है ये 2 जगहों से आ रहा है, तो ये रीइंफोर्स हो रहा है, इसकी पावर बढ़ रही है। ठीक है, रीइंफोर्स करने से जो है स्ट्रेंथन हो रहा है, इसका ग्रेडियंट जो है स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है, तो 3 वजूहात देखी हमने। एक वजह तो ये हो सकती है आपके पास मल्टीपल इनपुट आ रहा हो, दूसरी वजह हो सकती है मल्टीपल आउटपुट आ रहा हो, और तीसरी वजह हो सकती है आप इनोवेटिव किस्म का कोई ग्राफ लाइक मॉडल बना रहे हो। ये तीनों काम मुमकिन नहीं है सीक्वेंशियल एपीआई से, तो हमें फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जनाब, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? सीक्वेंशियल एपीआई ऐसे सिनेरियोज में काम नहीं करेगी, तो हमें फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शनल एपीआई कैसे काम करती है, आपने क्या करना है, लेयर्स को फंक्शंस की तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने एक लेयर बनाई इनपुट और हमने शेप बता दिया। ठीक है, वैसे ही बनाई ये लेयर जैसे हम बनाते आए हैं अभी, लेकिन एक लेयर को दूसरी लेयर से जोड़ने का तरीका क्या है, उस लेयर के ब्रैकेट में दूसरी लेयर को पास कर दे। जैसे फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शंस के ब्रैकेट में पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर एक लेयर के ब्रैकेट में दूसरी लेयर पास कर दें तो वो दोनों लेयर कनेक्ट हो जाती हैं। अब जैसे हमारे पास ऊपर एक एग्जांपल है जिसमें हमने जो है एक सीक्वेंशियल एपीआई को इस्तेमाल करते हुए हमने कितनी लेयर्स लगाई है, 1 2 3 4। अब यही काम हमने नीचे किया है, इनपुट जो है 64 का है तो हमने 64 का इनपुट लगाया। अच्छा, इसको कोलैब पे भी कर लेते हैं, कोलैब पे या कंप्यूटर नोटबुक पे हम कर लेते हैं। तो एक दफ़ा समझा दूँ मैं पहले, फिर हम इसको कर भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इनपुट लगाया, एक लेयर लगाई इनपुट की, 64 इनपुट है इसमें। उसके बाद जो है हमने डेंस लगाया, जैसे यहाँ पे डेंस लगा हुआ है, इनपुट के बाद डेंस लगा हुआ है 32 का, और उसमें एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू है। लेकिन ये वाली जो डेंस है ये इनपुट से कनेक्टेड है, तो हमें इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस के ब्रैकेट में जब ये लेयर बन गई है इसके ब्रैकेट में हमने इनपुट लेयर पास करनी होगी, तो ये इनपुट और ये डेंस लेयर कनेक्ट हो गई। उसके बाद एक और डेंस लगी है जो पिछले वाली डेंस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने एक और डेंस बनाई है 32 की जो पिछले वाली डेंस से कनेक्टेड है। और आखिर में हमने जो है आउटपुट लेयर लगाई है, जो आखिरी लेयर है वो भी डेंस है 10 की लगाई है, और ये अपनी पिछली से कनेक्टेड है, तो हमें एक्स पास करना पड़ेगा। जब ये काम कर लें हम, मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट और आउटपुट बताना पड़ेगा, इनपुट लेयर कौन सी है और आउटपुट लेयर कौन सी है, और ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। तो मिसाल के तौर पर ये हमने जो है पहले इनपुट लेयर लगाई। ठीक है, और उनके नीचे वाली एग्जांपल कर लेते हैं।
वाली एग्जाम्पल करते हैं। हम जो है 64 का एक लेयर लगा रहे हैं, उसके साथ जो है हम डेंस लगाया हमने, ठीक है, और एक और डेंस लगाया हमने। इस डेंस को लगाते हुए हमने पिछले वाले जो लेयर है उसके साथ कनेक्ट करना है। हमने एक्स पिछली लेयर है उसको कनेक्ट करना है इस लेयर के साथ, तो वो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे नाम जो है कोई नया नाम भी दे सकते हैं, वाई दे दें, ठीक है। और आखिर में जो है अब वाई को कनेक्ट कर देंगे आउटपुट लेयर से, तो ये वाई आ गया यहाँ पे, आउटपुट लेयर से कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब मॉडल बनाते हुए हम इनपुट और आउटपुट को प्रोवाइड करेंगे मॉडल को, तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। अच्छा, मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मॉडल आ गया, कंपाइल कर देते हैं मॉडल को। मॉडल की समरी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 लेयर्स आएंगी। एक इनपुट लेयर है, उसके बाद एक डेंस लगी है, फिर एक डेंस लगी है, और फिर एक डेंस लगी है जनाब। हो गया, और उसके बाद मॉडल को कंपाइल करना है, वैसे ही कंपाइल करेंगे, ठीक है जी। लेट्स सपोज हम जो है 10 कैटेगरीज में हमारा डेटा है, तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और अब मॉडल जो है उसको डेटा हम पास कर देते हैं, रैंडम डेटा है, ठीक है। 64 हमारा जो है इनपुट जो है 64 एलिमेंट्स का है, 64 नंबर्स का है, तो हमने एक एरे बनाई है जिसमें 1000 एग्जाम्पल हैं, और 64 जो है ये हमारा जो है फीचर्स हैं। इसी तरीके से वाई जो है हमारा वो भी 1000 बाय 10 का है, क्योंकि 10 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और हम इसको जो है फिट कराते हैं, तो मॉडल हमारा फिट हो जाएगा। 10 इपॉक्स फिट चला रहे हैं, ठीक है जनाब। और आखिर में मॉडल को हम एवेलुएट कर लेते हैं चाहे तो। बुनियादी तौर पर यहाँ पे अभी एक्यूरेसी हमारा इतना कंसर्न नहीं है, हमने जो है सिर्फ इसको ये देखना है कि हम किस तरीके से फंक्शनल एपीआई को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा बुनियादी मकसद था, ठीक है। इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद कुछ जो है मल्टीपल इनपुट मॉडल जो है हम डेवलप करेंगे। यहाँ पर ये बात अगर आप देखें कि मॉडल बनाना जो है सिंपल सा तरीक़ाकार क्या है, आपने इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर बतानी है यहाँ पे, और जो भी लेयर आप क्रिएट कर रहे हैं वो वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं जैसे आप सीक्वेंशियल एपीआई में क्रिएट करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एक लेयर के ब्रैकेट में दूसरी लेयर को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लेयर बनाई है, उसके ब्रैकेट में दूसरी लेयर पास करी है, तो ये जो दूसरी लेयर है ये पहली लेयर से कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, दो लेयर्स को एक लेयर के नाम लिखेंगे, उसको फंक्शन की तरह कॉल करेंगे, ब्रैकेट में जो है दूसरी लेयर का नाम पास कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है जो हम बनाना चाह रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूज़र से और उससे जो है आंसर बता रहा है। वो आंसर जो है मल्टीपल चॉइस हो सकता है, या आंसर जो है टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकता है।
तो हम जो है यहाँ तो हम इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि ये मॉडल बनेगा कैसे। तो हमारे पास एक इनपुट होगा, ठीक है, इसको जो है हम LSTM से गुजारेंगे, और एक और इनपुट होगा जो क्वेश्चन होगा, उसको दूसरे LSTM से गुजारेंगे, और फिर इन दोनों को जोड़ के जो है डेंस से गुजारेंगे। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, एक इनपुट बनाया हमने, ठीक है, और उसको एम्बेडिंग लगाई उसके साथ और LSTM लगाया। बिल्कुल वैसे ही किया हमने एक लेयर को दूसरी लेयर से कनेक्ट करने के लिए। जैसे इनपुट लेयर को एम्बेडिंग लेयर से कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, इनपुट लेयर को ब्रैकेट में पास कर दिया एम्बेडिंग के ब्रैकेट में इनपुट लेयर पास कर दिए, तो इनपुट और एम्बेडिंग लेयर कनेक्ट हो गई। इसी तरीके से LSTM जो है, ये एक और लेयर लगाई, उसके ब्रैकेट में मैंने एम्बेडिंग पास कर दी। ये हमारे पास पहला पोर्शन बन गया लेफ्ट वाला। इसी तरीके से राइट पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इनपुट है, उसके साथ एम्बेडिंग लगाई और LSTM लगाई, दोनों को हमने जोड़ दिया, फिर कंकैटिनेट कर दिया लेयर्स डॉट कंकैटिनेट करके, और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने आंसर की प्रेडिक्शन करानी है। अब आंसर जो है वो यहाँ पर हम जो है डेंस लगा रहे हैं, ठीक है, डेंस लगा के वो जो है मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में बता रहा है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। सॉफ्टमैक्स है हमारे पास, तो ये मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन है। आंसर वोकेबलरी साइज यानी ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, यानी बहुत सारे जुमले हो सकते हैं आंसर के तौर पे, उसमें से कोई एक वर्ड जो है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें से कोई एक वर्ड जो है एज एन आंसर होगा, और फिर मॉडल को कंपाइल कर दिया, ठीक है। ये तो जो है ओवरऑल जो है मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है जनाब, एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। हमारे पास वोकेबलरी जो है, हमारे पास 10,000 मैक्सिमम जो है वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रेफरेंस टेक्स्ट में आ रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर भी 10,000 आ रहे हैं, और आंसर के अंदर जो है 500 वर्ड्स हैं। तो इनपुट शेप जो है, जुमला जो है कितना बड़ा हो सकता है, यहाँ पे अभी हमने कोई साइज नहीं दिया, और उसको जो एम्बेडिंग में जो है हमने बोला कि 64 हमारे पास जो है हमारा जो वेक्टर है उसका साइज़ है, और वोकेबलरी का साइज़ यानी टेक्स्ट हमारी वोकेबलरी कितनी बड़ी है, ब्रैकेट में टेक्स्ट इनपुट दिया, पिछली लेयर से कनेक्ट किया, फिर LSTM लेयर लगाई, 32 हमारे पास जो है न्यूरॉन्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हमने कहा कि जो है 32 जो है डायमेंशन रखी है हमने अपने वेक्टर की, वोकेबलरी साइज स्पेसिफाई किया, LSTM लगाया 16 न्यूरॉन्स का, कंकैटिनेट किया इसको, और फिर डेंस के थ्रू हमने इसको क्लासिफाई कर लिया। इसको अभी हम चला के देखते हैं। ये हमारी इनपुट लेयर लगी है, ठीक है। फिर हमने जो है एम्बेडिंग की लेयर लगाई। एम्बेडिंग की लेयर क्या करती है, ये ऑटोमेटिकली इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर जाती है, ठीक है, यानी आपके टेक्स्ट को जो है एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देती है। वन हॉट इनकोडिंग के बजाय ये अपने
अपना वेक्टर खुद कंप्यूट करती है और उसको तो टेक्स्ट डेटा पे काम करने के लिए हम अक्सर एम्बेडिंग यूज़ करते हैं। और ये LSTM लगा दिया, 32 न्यूरॉन्स इसमें हैं। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। टेक्स्ट जो है क्वेश्चन वाला जो है नेटवर्क तैयार हो गया, सॉरी रेफरेंस टेक्स्ट वाला तैयार हो गया, क्वेश्चन वाला तैयार करते हैं। तो ये क्वेश्चन इनपुट लिया हमने, ठीक है, उसको साथ एम्बेडिंग लगा दी। और हमने क्या किया है, इनपुट को एम्बेडिंग लेयर से कनेक्ट करने के लिए एम्बेडिंग लेयर के ब्रैकेट में जो है इनपुट पास कर लिया। इसके बाद LSTM लगा रहे हैं हम, LSTM लग गया। तो ये हमारे दोनों लेफ्ट वाला नेटवर्क और राइट वाला नेटवर्क दोनों तैयार हो गए, ठीक है। ये लेफ्ट वाला नेटवर्क तैयार हो गया, ये राइट वाला नेटवर्क तैयार हो गया। इन दोनों को जोड़ के अब डेंस के पास करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम, ठीक है, लिया। और जोड़ने के बाद जो है हमने एक एम्बेडिंग सॉरी डेंस लेयर हमने लगा दी जो कि क्लासीफाई करेगी। यहाँ पे डेंस लेयर लगाई हमने। क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन के फीचर्स निकल कर आ रहे हैं और रेफरेंस टेक्स्ट के फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए डेंस के थ्रू क्लासीफाई कर रहे हैं। पहले फीचर्स निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद हम क्लासीफाई करा रहे हैं। तो ये हमने डेंस लगा दिया और डेंस लगाने के बाद हमने जो है मॉडल को तैयार किया। हमने इनपुट और आउटपुट बता दिया। अब इनपुट हमारा दो है, टेक्स्ट इनपुट और क्वेश्चन इनपुट, ये आ रहा है। और आंसर जो है हमारा ये y है आउटपुट। मॉडल को कंपाइल किया हमने। मॉडल को कंपाइल कर लिया हमने। अब इसको चाहे तो हम जो है कुछ रैंडम डेटा के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स, फॉर एग्जांपल 1000 एग्जांपल्स हम बना रहे हैं और जुमले की लेंथ हम 100 रख रहे हैं। हम जो है जुमला, रैंडम जुमला क्रिएट कर रहे हैं 1000 बाय मैक्सिमम लेंथ जो भी है 100, 1000 बाय 100 का हमने एक जुमला बनाया, ठीक है। और ये क्वेश्चन है हमारे पास रेफरेंस टेक्स्ट के साथ। ये भी जो है 1000 बाय जो भी मैक्सिमम लेंथ है जुमला, और साथ में उसका क्वेश्चन सैम्पल टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन आ गया, ये भी रैंडम है। और इसको जो है साथ उसका करस्पॉन्डिंग आंसर, ठीक है। क्लास क्लासिफिकेशन है, तो हमने जो है जितनी भी क्लासेस हैं उतने आंसर्स हमने जो है जनरेट कराए और मॉडल को हम फिट कराते हैं। फिट कराने के दो तरीके हो सकते हैं। हमें दो चीज़ें पास करनी है, क्वेश्चन और उसके साथ रेफरेंस टेक्स्ट। ये हमारा एक्स है। एक्स में दो चीज़ें, क्वेश्चन और रेफरेंस टेक्स्ट। वाई के अंदर हमारे पास आंसर है। तो ये ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है जनाब।
आप हैं मेरे साथ उस्मान? यस सर, यस सर। ठीक है। अब इसमें जो है मुझे याद है इसमें गलती थी बुक के कोड में, तो जो है अभी देख लेते हैं। ये गलती है, उसके अंदर जो है तरतीब आगे पीछे की हुई है। और एक 64 है, ये तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 64 32 को कुछ भी रख लें। तो ये मॉडल जो है ट्रेन होना शुरू हो गया। अच्छा, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी नहीं आएगी बिकॉज वी आर ट्रेनिंग ऑन दी रैंडम डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल इनपुट के ऊपर जो है मॉडल को ट्रेन करा सकते हैं। मल्टीपल आउटपुट में भी जो है इसी तरीके से आपने क्या करना होगा, आउटपुट लेयर को कंकैटिनेट करना होगा। मल्टीपल आउट बनाएंगे वैसे ही आप लेयर जो है पिछली लेयर से कनेक्ट करना हो तो एज अ फंक्शन पास करेंगे। तो इसकी मल्टीपल आउटपुट की एक एग्जांपल हो सकती है कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि प्रेडिक्ट करना चाह रहा हो डेटा की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है उसके ज़रिए जो है प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो आप कि ये जो पोस्ट की है बंदे ने, ये बंदा जो है उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस, अमीर है गरीब है वगैरह वगैरह, और पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट करा सकते हैं। तो काम वैसे ही करना है हमने। एक सोशल मीडिया की पोस्ट आ रही है आपके पास, आपने एम्बेडिंग से गुजारना है, और क्योंकि ये टेक्सचुअल डेटा है तो हम LSTM भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्वोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। आखिर में हमने दो चीज़ें प्रेडिक्ट करानी है, तो हमारा जो आउटपुट लेयर है वो कई बनेंगे यहाँ पे ना, और ये हर कोई जो है कॉननेट से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है आपने, कॉननेट के थ्रू आपने शुरू की लेयर जो है बना ली। ये 1D कॉननेट लगा के आपने, ये एक्चुअली एक लेयर नहीं होगी बल्कि ये पूरा नेटवर्क होगा जो फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहा होगा, और फिर आप इसको डेंस के साथ कनेक्ट कर दोगे। तो ये 1D कॉननेट आपने बहुत सारे लगा दिए। आखिर में जो है आपने इसको जो है एक डेंस लगा के आपने एज प्रेडिक्ट करा ली, एक डेंस लगा के आपने जेंडर प्रेडिक्ट करा ली। तो चलें इसकी एग्जांपल करते हैं। ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, एक और एग्जांपल करते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। तो पहले हम कुछ इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है जी, आज जो है वोकैबलरी हमारी 50,000 बाय 10 की हो गई, और है इनपुट को कनेक्ट करना है बहुत सारे कॉन्वोल्यूशन लेयर के साथ। इनपुट है, इनपुट में एम्बेडिंग लगा दी हमने 256 बाय वोकैबलरी साइज जो भी है हमारा। ठीक है,
यहाँ पे वही गलती पर जो है वोकेबलरी साइज पहले आएगा और वेक्टर साइज बाद में आएगा। लेयर्स लगाई हमने, कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पूलिंग, ये तमाम फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। ये हमारा जो है हेड तैयार हो रहा है एक तरीके से। जो शुरू की जो हमारी ये 1D कॉर्डिनेट है, उससे हमने जो है 3 चीज़ें प्रेडिक्ट करानी है। अब तीनों अलग अलग बनाएंगे। अच्छा ये देखिए, ये वैसे ही बना है, हमने कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर मैक्स पूलिंग लगाया, कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग को कनेक्ट करने के लिए ब्रैकेट में हमने एक्स पास कर दिया, फिर कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर कॉन्वोल्यूशन लगाया, फिर मैक्स पूलिंग लगाया, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्या करना है, एज प्रेडिक्ट करानी है, एक डेंस लगाना है और उसको कनेक्ट करना है हमने किसके साथ, कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन के साथ हमने कनेक्ट करना है। इसी तरीके से हमने जो है इनकम प्रेडिक्ट करानी है, तो उसको भी कन्वोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना है हमने। और बाकी थ्योरी हमारी वही है, क्योंकि हमने जो है एज में जो है आपको रेग्रेशन करनी है, तो डेंस लगाना है और एक न्यूरॉन लगेगा। इनकम प्रेडिक्शन में हमने जो है सॉफ्टमैक्स लगाया, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये फाइनेंशियली जो है बंदा बहुत अच्छी इनकम का है, एवरेज इनकम का है, या बहुत लो इनकम का है। मल्टीपल कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी आएगी। कनेक्ट हमने इसको कॉन लेयर से ही किया है, जो कॉन्वोल्यूशनल हमारा नेटवर्क लगा हुआ है उससे ही कनेक्ट किया है, एक्स है जो कि यहाँ पे। उसके बाद जो है जेंडर भी प्रेडिक्ट करानी है, तो यहाँ पे सिग्मॉइड लगाएंगे हम, ठीक है। मॉडल हमारा इनपुट हमारे पास एक है, पहले इनपुट डाला, और आउटपुट में हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हम प्रेडिक्ट करा रहे हैं, ठीक है जी। हमारा मॉडल, अब इसको कंपाइल करते हैं, और अब कंपाइल करते हुए जो है हमारे पास 3 चीज़ें हैं, तीनों का हमने जो है कॉम्बिनेशन, लॉस हमारा 3 चीज़ें होंगी। लॉस फंक्शन हमारा इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, मीन स्क्वायर एरर, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। एज प्रेडिक्शन जो है, क्योंकि ये रेग्रेशन है तो मीन स्क्वायर एरर। फिर इनकम प्रेडिक्शन करनी है, ये मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन है तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। और जेंडर जो है ये सिग्मॉइड है तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तीनों का कॉम्बिनेशन। और अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन है तो हम जो है इसमें से किसी को ज़्यादा वेट देंगे, किसी को कम देंगे, क्योंकि मीन स्क्वायर एरर जो है ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो हम उसको वेट कम देंगे, 0.25। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी जो है उसको हम 1 वेट दे रहे हैं, और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को हम 10 वेट दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी को कम वेट देंगे, किसी को ज़्यादा वेट देंगे, जिसको आप समझते हैं कि जिसका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। जैसे एज प्रेडिक्शन है, वो बड़ी वैल्यू आएगी, 10s में, 20s में आ रही होगी, या 50s में आ रही होगी। तो इसी तरीके से जो सॉफ्ट मैक्स है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी, तो हम उसको कम वेट देंगे। जेंडर जो है ये भी प्रोबेबिलिटी आएगी, इसको हम ज़्यादा वेट देंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी। तो मॉडल कंपाइल और इसको जो है आपने फिट करा दिया। अच्छा, यहाँ पे एज जो है इन्होंने जनरेट नहीं कराया है डेटा, रैंडम डेटा जनरेट करा के इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल डॉट फिट एज टारगेट, इनकम टारगेट, जेंडर टारगेट, या अगर आपके पास होगा तो आप जो है इसको डाल के चेक कर सकते हैं ना। तो ये हमने जो है देखा कि जब मल्टीपल क्लासेस पे हम काम कर रहे हो तो हम किस तरीके से जो है मल्टीपल आउटपुट्स हम जनरेट करा रहे हो। जेंडर प्रेडिक्ट कर रहे हो, मिसाल के तौर पर सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हो, बंदे की पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो ये हमारे पास कई तरह का आउटपुट आ रहा है, एक ही मॉडल से कराना है।
तो मल्टीपल आउटपुट्स को किस तरीके से फंक्शनल एपीआई से जनरेट करेंगे, हमने ये सीखा। लॉस के बारे में आपको बता दिया, किसी लॉस को ज़्यादा वेटेज देनी है, किसी को कम वेटेज देनी है। लॉस स्पेसिफाई करने के कई तरीके हैं, आप इंडिविजुअली लॉस स्पेसिफाई कर लें, जैसे यहाँ पे फिट आपने जो है लॉस इज इक्वल टू एज का लॉस क्या रखना है, इनकम का लॉस क्या रखना है, जेंडर का लॉस क्या रखना है, ठीक है। इसी तरीके से फिट करते हुए जो है आपने एक्स बताना है और वाई बताना है। वाई बताते हुए आप इंडिविजुअली अलग अलग एज जो है वो उसका एरे कौन सा है या उसका लिस्ट कौन सी है, इनकम की कौन सी लिस्ट है, जेंडर की कौन सी लिस्ट है, ये अलग अलग आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप के चीज़ें क्लियर होंगी जनाब। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है आप भी प्रैक्टिस कर लें इसको, बुक की एक एग्ज़ाम्पल आप कर लें, ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है क्वेश्चन वाली, ठीक है, जो कि मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर है। मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, आप इसको कर लें ज़रा। एक्चुअली ये मैं मोबाइल से अटेंड करूँगी, अच्छा, आप अभी मोबाइल पे हैं, चले कंप्यूटर नहीं है मेरे पास। चले फिर हम कंटिन्यू करते हैं, फिर आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर दिएगा। और सिनेरियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें जो है फंक्शनल एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, वो सिनेरियो ये है कि आपके पास जो है जो नेटवर्क बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है। इनोवेशन हो सकती है, आपका जो मॉडल है उसमें जो है एक लेयर अपनी आगे की लेयर से कनेक्ट हो सकती है, पैरेलल में कई कनेक्शन जा रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। तो हमारे पास जो नेटवर्क होगा वो एक ग्राफ की फॉर्म में होगा, ठीक है। इंसेप्शन मॉड्यूल हो सकता है एक एग्जांपल इसकी, रेजिडुअल कनेक्शन, ये दो एग्जांपल हम जो है देख लेते हैं अभी। तो इंसेप्शन में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में जो है कई आपके पास इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स होंगे और इसमें से जो है ये वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन है, एक लेयर लगी हुई है, यहाँ पे दो लेयर लगी हुई है, पहले 1 बाय 1 और फिर 3 बाय 3 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे जो है एवरेज पुलिंग लगाई है और कॉन्वोल्यूशन लगाई है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, यानी ये होता है ना आपके पास जो है कोई चीज़ हो, आप उसमें से जो है कई तरह के फ़िल्टर लगा के आप कई तरह के फीचर्स निकालना चाह रहे हो, ठीक है। एक डेटा के ऊपर कई तरह से प्रोसेसिंग करेंगे तो कई तरह का डेटा आएगा। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन, 3 बाय 3 कॉन्वोल्यूशन, एवरेज पोलिंग, ये तमाम जो है कॉम्बिनेशंस के ज़रिए जो है नेटवर्क जो है डिफरेंट फीचर्स निकालेगा। कुछ फीचर्स जो है स्पेशल फीचर्स होंगे और कुछ चैनल वाइज फीचर्स होंगे, यानी मुख्तलिफ चैनल्स हैं, आर चैनल, जी चैनल, बी चैनल, अक्रॉस दी चैनल कुछ फीचर्स निकल कर आएंगे। वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन जो है ये अक्रॉस दी चैनल फीचर निकालेगा, 3 बाय 3 कॉन्वोल्यूशन जो है अक्रॉस दी स्पेस यानी पोजीशन वाइज फीचर्स निकाल रहा होगा। इसके बाद जो है और भी लेयर्स लग सकती हैं, 5 बाय 5 का भी हो सकता है कॉन्वोल्यूशन। सिंपल जो हमारे पास इंसेप्शन है उसमें तो नहीं होता 5 बाय 5 का, लेकिन 5 बाय 5 का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है। तो ये इवन नहीं होगा या 2 by 2 4 by 4 भी हो सकता है? ऑड में ही होगा ये, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन तो हमेशा ऑड में ही होगा ना, 1 बाय 1, 3 बाय 3, 5 बाय 5 ये हो सकता है। अच्छा, इसमें 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब है? देखें, जब हम 3 बाय 3 का कॉन्वोल्यूशन लगाते हैं, 3 बाय 3 का कॉन्वोल्यूशन, तो हमारी इमेज में से एक रॉ ऊपर से कम हो जाती है, एक रॉ नीचे से कम हो जाती है, एक कॉलम लेफ्ट से कम हो जाता है, एक कॉलम राइट से कम हो जाता है 3 बाय 3 में। 5 बाय 5 में दो रॉ ऊपर से, दो रॉ नीचे से, दो कॉलम लेफ्ट से, दो कॉलम राइट से। 7 बाय 7 में इसी तरीके से तीन
लेकिन 1 बाय 1 में जो है आपके कॉलम्स या रॉस कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है इसका मकसद बुनियादी तौर पर ये होता है कि आपने जो है मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ इमेजेस आ रही थी, आपने उस पर 10 फिल्टर लगाया, 10 अगर आपने बोला कॉन्वोल्यूशन में पैरामीटर दिया 10 का, तो 10 फिल्टर्स लगेंगे और आपके पास 10 इमेज आ जाएगी, ठीक है। यानी ये जो चैनल है ना, चैनल कम ज़्यादा होगा 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन की मदद से, आपके चैनल्स कम ज़्यादा होंगे, ठीक है। और कॉन्वोल्यूशन क्या करता है, कॉन्वोल्यूशन जो है ये इट एक्सट्रैक्ट्स स्पेशल फीचर्स। आपको याद होगा हम कॉन्वोल्यूशन में क्या करते हैं, एक फ़िल्टर होता है जो इमेज पे पूरा घूमता है और हर पॉइंट पे जो है वो 3 बाय 3 के रीजन में जो है जो भी पिक्सल्स आ रहे हैं और फिल्टर के जो वेट्स हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकलता है और ऐड होता है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फिर मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है। तो ये है जैसे कॉन्वोल्यूशन, ये फ़िल्टर है, इसको उठा के इधर रखते हैं और ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, ये मल्टीप्लाई होती है, ये डॉट प्रोडक्ट निकलने के बाद एक सिंगल वैल्यू आती है जो कि सेंटर में आती है, वो ये रही। फिर ये राइट में मूव होता है, ये मूव होता रहता है और ये वैल्यूज़ कैलकुलेट होती रहती हैं, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन की मैं अगर एनिमेशन आपको दिखाऊं, तो ये एनिमेशन है कॉन्वोल्यूशन की। ये आप देख लें कॉन्वोल्यूशन की एनिमेशन, ये जो है इमेज मूव होती रहती है और ये जो फिल्टर है ये मूव होता रहता है और हर पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट होती है। ये तो एक फ़िल्टर का काम है, लेकिन अमूमन कॉन्वोल्यूशन में मल्टीपल फ़िल्टर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस आती हैं जिसको चैनल्स कहते हैं आप। तो 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट। नॉर्मली क्या होता है, पैचेस आप जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पर हर पैच के ऊपर एक डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। इंसेप्शन के अंदर हमारे पास 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होता है। नॉर्मली जो है कॉन्वोल्यूशन में स्पेशल फीचर्स निकलते हैं, यानी ये जो आपकी इमेज है, ठीक है, इस इमेज पे एक पॉइंट के ऊपर उसके अराउंड जो भी पिक्सल्स हैं उनको जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, डॉट प्रोडक्ट निकाल के फीचर्स निकाले जाते हैं, इसको स्पेशल फीचर कहा जाता है। लेकिन ये जो कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही है ये 3 बाय 3 या 5 बाय 5 में होती है। 1 बाय 1 में जो है अक्रॉस दी चैनल जो है फीचर्स निकल कर आ रहे हैं, चैनल वाइज फीचर लर्निंग होती है, क्योंकि हमारे पास 1 बाय 1 का पैच है, आप सराउंडिंग की चीज़ों को नहीं देख रहे बल्कि आप अक्रॉस दी चैनल, चैनल से मुराद क्या है, एक इमेज के अंदर आर चैनल होता है, जी चैनल होता है, बी चैनल होता है, ठीक है, 3 चैनल्स होते हैं। लेकिन जब ये कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होता है तो उसके चैनल्स जो है, अगर आपने 32 का आपने फ़िल्टर की वैल्यू दी है, 32 फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये 32 चैनल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अक्रॉस दी चैनल लर्निंग होती है 1 बाय 1 कॉन्वोल्यूशन की मदद से, ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कैसे करके हम जो है इंसेप्शन का मॉडल कैसे बनेगा, इंसेप्शन का मॉडल यहाँ पे बनाया है layers.conv2d। मैंने कहा कि 128 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। कितने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, 128। तो ये जब कॉन्वोल्यूशन की लेयर लग जाएगी उसके बाद जो है आपके पास 128 चैनल्स बन जाएंगे या 128 इमेजेस बन जाएंगी
और कॉन्वोल्यूशन कौन सा अप्लाई करना है, 1 by 1 कॉन्वोल्यूशन। एक्टिवेशन रेलू रखना है, स्ट्राइड 2 रखना है और ये इनपुट से कनेक्ट कर देना है। ये पहली ब्रांच बन गई। यहाँ पे देखें ना, ये जो ब्रांच है ये हमने ये वाली चीज़ बना दी। अब हम ये वाली चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसमें conf 2d और दो conf 2d लगेंगी, एक 3x3 का, एक 1 by 1 का। तो हमने जो है conf 2d अप्लाई किया 1 by 1 का, conf 2d अप्लाई किया 3x3 का, ठीक है। फिर तीसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच में अगर हम देखें conf 2d और एवरेज पुलिंग, पहले एवरेज पुलिंग लगेगी इनपुट पे, फिर conf 2d लगेगा। तो एवरेज पुलिंग लगाई, स्ट्राइड 2 रखी है, फिर conf 2d लगाई, ठीक है। और फिर तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच conf 2d, conf 2d, conf 2d, 1 by 1, 3 by 3 और 3 by 3। तो हमने conf 2d 3 लगा दिए हमने, ठीक है। तो ये इंसेप्शन अगर आपने खुद बनाना हो तो इस तरीके से आप बनाओगे। ये सीक्वेंशियल में आप नहीं बना सकते थे, ये फंक्शनल एपीआई में ही बना सकते। अब ये तीनों को जोड़ना है, ठीक है। और इसको कनेक्ट किससे करना है, इनपुट से कनेक्ट करना है। तीनों को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप जोड़ोगे, कंकैटिनेट और लिस्ट पास कर दोगे, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी। इनको चारों को आपने जोड़ दिया, ठीक है। ये चारों को जोड़ के आपने जो है इंसेप्शन का मॉडल आपने तैयार किया। इसी तरीके से हमारे पास एक्सेप्शन एक और मॉडल है, ठीक है। ये लगाते हैं। रेजिडुअल कनेक्शन का मतलब क्या है, आप एक लेयर को उससे दो आगे की लेयर से कनेक्ट करते हैं। वजह क्या होती है, वजह ये होती है जनाब कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आती है। मैंने आप लोगों को LSTM पढ़ाते हुए बताया था, जब RNN होता है तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है, होता इस तरीके से है, जब आपके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बड़ी नेटवर्क का साइज बड़ा है, एक लेयर जो है अपना डेटा पिछली लेयर को पास करती है बैक प्रोपगेशन में, वो पीछे प्रोपगेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और जो शुरू की लेयर्स होती हैं वहाँ तक ग्रेडियंट पहुँचते पहुँचते जीरोइज हो जाता है, ग्रेडियंट ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। जब नेटवर्क बड़ा होता है ना, तो डेरिवेटिव या ग्रेडियंट जो है ज़ीरो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चाहे आप शुरू की लेयर की बात करें या आखिर की लेयर की बात करें, इनके बीच में कम्युनिकेशन जो होती है वहाँ पे ग्रेडियंट जो है बिल्कुल ज़ीरोइज हो जाता है। इसको ख़त्म करने का तरीका कार क्या है, आप एक लेयर जो है वो अपनी आगे की लेयर से कनेक्ट हो जाए। अब ये अपनी आगे की लेयर को जब रीइंफोर्स करेगा, एक लेयर जो है वो अपनी से आगे की लेयर को डायरेक्ट डेटा भेज देगी, तो यहाँ पे जो है ग्रेडियंट जो है जीरोइज नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा डायरेक्ट भेज दिया। ये वैसे ही है जैसे अगर जो है आपके घर पे पानी नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन ले लें, तो उसका इसकी जो स्ट्रेंथ होगी पानी आने की, फ्लो जो है वो फास्ट होगा, ठीक है, स्ट्रेंथन हो जाएगा आपका फ्लो। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये जो है रीइंफोर्स्ड हो जाएगा, कनेक्ट स्ट्रेंथन हो जाएगा और वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो रेजिडुअल कनेक्शन जो है ये तरीके का शॉर्टकट आप दे रहे हैं ना। इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है, हमारे पास एक लेयर है conf 2d, ठीक है, एक और लेयर है conf 2d की, एक और लेयर है conf 2d की। अब मैं y के अंदर x को ऐड कर दूं, y हमारे पास आखिरी लेयर है, अभी y जो है हमारी आखिरी लेयर है, y में जो वैल्यू आई है वो आखिरी लेयर की होगी। पहले y में फर्स्ट लेयर की वैल्यू थी, लेकिन आपने y के अंदर फिर सेकंड लेयर डाल दी, फिर y में थर्ड लेयर डाल दी, और x के साथ जो है आपने कनेक्ट करना है, या आखिरी वाले y को x के साथ कनेक्ट करना है, तो लेयर्स डॉट ऐड yx, तो ये रेजिडुअल कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है जनाब।
मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये रेजिडुअल कनेक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, अक्सर जो है हम चाहते हैं कि एक लेयर को कई जगहों पे इस्तेमाल कर लें। हर बार नई लेयर बनाए हम एक ही लेयर को इस्तेमाल कर लें तो वेट्स शेयर हो जाएंगे। तो इसकी मदद से हमारे पास ऐसे नेटवर्क बन सकते हैं जिसमें कई ब्रांचेज हों जो कि शेयर हो रही हैं, that all share the same knowledge and perform the same operations। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमने एक LSTM की लेयर बनाई, एक लेफ्ट इनपुट है, ठीक है, और एक लेफ्ट आउटपुट है, राइट इनपुट है और राइट आउटपुट है। अब हमने क्या करा, LSTM की लेयर बनाई जिसमें 32 न्यूरॉन है। यहाँ पे हमने इनपुट लगाया और लेफ्ट इनपुट को जो है लेफ्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन हमने क्या करा, LSTM लगा के ये LSTM हमने शेयर कर लिया, एक ही LSTM की लेयर है, उसको लेफ्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर यहीं पर हमने राइट के साथ भी वही LSTM लेयर यूज़ की, एक ही LSTM लेयर है जो लेफ्ट इनपुट में भी यूज़ हो रही है, राइट इनपुट में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, और फिर हमने इसको मर्ज कर दिया, लेफ्ट आउटपुट और राइट आउटपुट को, और उसको जो है हमने डेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि हमने जो LSTM की जो लेयर है हमने उसको जो है शेयर किया है। तो शेयरिंग भी कर सकते हैं हम अक्सर जब मॉडल बना रहे हों। ये बहुत ही हम रेयर केसेस में करेंगे, इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स तो हम नहीं बना रहे होंगे मोस्ट प्रॉबेबली। तो फंक्शनल API का फ़ायदा ये है कि हम जो है मॉडल को एज अ लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मॉडल बना है हमारे पास, उस मॉडल को हमने एक्सटेंड करना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में देखा, आपके पास जो है VGG मॉडल था या आपके पास इंसेप्शन मॉडल था, उसके ब्रैकेट में आपने जो है कुछ मज़ीद लेयर्स डाल दी तो वो कनेक्ट हो जाती थी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक्सेप्शन का मॉडल है, अब हमने इसको एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है। तो हमने जो है इनपुट दिया, इनपुट को एक्सेप्शन के साथ कनेक्ट करना है, तो एक्सेप्शन के ब्रैकेट में हमने लेफ्ट इनपुट पास कर दिया, तो ये इनपुट जो है एक्सेप्शन के साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से राइट इनपुट जो है वो भी एक्सेप्शन के साथ कनेक्ट हो गया। तो बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, एक मॉडल बना हुआ है, हमने उसको एक्सटेंड करना हो तो हम उसको एज अ फंक्शन यूज़ करके उसके ब्रैकेट में हम जो है कोई मज़ीद लेयर पास कर दे तो हम इस तरीके से मॉडल को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल डॉट ऐड करके हम उसको मज़ीद लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा है। तो ये हमारा जो थोड़ा सा डिस्कशन कंप्लीट हुआ फंक्शनल API का। अब हम जो है थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कॉल बैक्स के ऊपर। कॉल बैक्स क्या होते हैं जनाब? कॉल बैक्स ये होते हैं, अक्सर जब आप जो मॉडल बना रहे होते हैं, आप चाहते हैं यार ट्रेनिंग के दौरान जो है जैसे ही मेरा लॉस गिरना शुरू हो मुझे पता चल जाए, कोई इवेंट जनरेट हो। कॉल बैक्स क्या एक तरीके के इवेंट्स हैं, स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जब आपका एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, आपने मॉडल डॉट फिट किया, आप 1 महीने आपका मॉडल चल रहा है, आप चाह रहे हो यार जैसे ही लॉस जो है बढ़ना शुरू हो, मॉडल की परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो, मैं वहाँ रुक जाऊँ। तो आप ये भी करना चाह रहे होंगे, आप ये भी करना चाह रहे होंगे कि यार जब मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस मिले तो मैं उसको सेव कर लूँ अपने पास, हो सकता है बाद में भी मिल जाए। जैसे जैसे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जिस पॉइंट पे मैं उसको सेव कर लूँ,
आखिर में मैं चेक कर लूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस क्या आई है। ठीक है, तो ये आप स्पेसिफिक सिचुएशंस पे ट्रेनिंग के दौरान जो है आप क्या करना चाह रहे होगे, उसको अपने पास सेव करना चाह रहे होगे। तो हमारे पास जो है कॉल बैक्स मौजूद हैं मुख्तलिफ, जो कि ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको स्पेसिफिक सिचुएशंस पे आप जो है उसको सेव कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, मॉडल को स्टॉप कर सकते हो, ट्रेनिंग को स्टॉप करना चाह रहे हो, परफॉर्मेंस इम्प्रूव ना हो रही हो, तो ये कीरास के कॉलबैक्स के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान मुख्तलिफ सिनेरियो पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ट्रेनिंग इंटरप्ट कर सकते हो, मॉडल को सेव कर सकते हो, वेट जो है नए लोड कर सकते हो, मॉडल की स्टेट को अपडेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास कई तरह के कॉलबैक्स मौजूद हैं, जिसमें से एक है मॉडल चेक पॉइंटिंग, अर्ली स्टॉपिंग, dynamically adjusting the value of certain parameters, logging, training and validation metrics। तो पहला तरीका क्या है, मॉडल चेक पॉइंटिंग, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है स्पेसिफिक सिचुएशंस में मॉडल के वेट्स को सेव कर लो। यही तो हमारे काम के है ना, मॉडल के वेट्स। अर्ली स्टॉपिंग, जब आपने बोला 100 ईपॉक चलाओ लेकिन आपको पता चला 20 ईपॉक के बाद इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अर्ली स्टॉप कर दो। आपको लग रहा है कि जो है मॉडल जो है सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसके वेट्स को एडजस्ट करो, लर्निंग रेट को एडजस्ट करो, ये भी कर सकते हो। मुख्तलिफ मौक़ों पे आपके जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है, वैलिडेशन एक्यूरेसी आ रही है, उसको कहीं सेव कर लो। ठीक है, जैसे कीराज में आपके प्रोग्रेस बार आ रही होती है, वो ये कॉल बैक ही होता है। तो मुख्तलिफ बिल्ट इन कॉल बैक्स हैं, जैसे मॉडल चेक पॉइंटिंग, अर्ली स्टॉपिंग, लर्निंग रेट शेड्यूलर, रिड्यूस LR ऑन प्लेट्यू, CSV लॉगर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल जो है हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स।